माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए अब आज मैं फिर से लाया हूँ क्लास 10th का हिंदी हिंदी का जो एग्जाम होने वाला है। देखिए, उनसे पहले आपको कम से कम 4-5 यानी कि PYQ 4-5 साल का या फिर 4-5 सेट का PYQ अगर कर लेंगे, PYQ कर लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा आ जाएगा, अच्छे मार्क्स लेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये भी करवा रहा हूँ। देखिए, ये सेट आपका 322 का है। ठीक है, तो ये पिछले साल का है आपका, और आज हम लोग हिंदी का करेंगे। और ध्यान से आपको समझना है, पॉइंट को देखिए, ध्यान से अगर समझ जाएंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आप इजिली अच्छे मार्क्स लाओगे हिंदी में। ठीक, देखिए आपको करने क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस प्रश्न पत्र में टोटल कुल ये जो अभी आपका जो एग्जाम होने वाला 2026 में, तो इसमें भी आपका जो पैटर्न रहेगा ये इसी तरह रहेगा। कुल 15 प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 4 खंड है, क ख ग और घ। खंड में कुल 2 प्रश्न रहेंगे, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 10 होगा। खंड क ख में 4 प्रश्न है, उप प्रश्न संख्या 20 है। खंड ग में 5 प्रश्न है, उन जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 21 है। खंड घ में कुल 4 प्रश्न है। ठीक है, इस तरह से चलिए हम लोग आगे करते हैं। सबसे पहले है खंड क में अपठित गोद, एक प्रकार का यहाँ पे काव्यांश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? काव्यांश दिया हुआ है। इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है, देन क्वेश्चन आंसर बनना है। तो लिखा है, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है, सामने गियर से है ऊपर, हुक से लटका रखी है, कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती है, झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, अ- अधेड़ उम्र का मुच्छर रोबीला चेहरा, आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूँ नहीं मानती है मुनिया, टांगे हुए कई दिनों से अपनी अमानत, यहाँ अब्बा की नजरों के सामने मैं भी सोचता हूँ, क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूं इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नजर मुझे देखा और मैंने एक नजर उसे देखा। लग रहा था दुधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में, तरलता हावी थी सीधे साधे प्रश्न पर। और अब वे निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर, और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई मैं भी पीता हूँ, तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियां। ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बढ़िया से रीड को जो करना है, ध्यान कंसंट्रेट करके माइंड में अच्छा से फोकस करके आपको अच्छा से रीड करना है। रीड अगर सही से नहीं किए तो क्वेश्चन में गलत कर सकते हैं। ठीक है, रीड सही से करें तो आपका ये गलत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि बस में कवि को सबसे अधिक आकर्षित करने वाली बस में कवि को सबसे अधिक आकर्षित करने वाली बात क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है दिया हुआ, बस की रफ्तार, ड्राइवर की का रोबीला चेहरा, 7 साल की बच्ची की मौजूदगी, लटकी हुई गुलाबी चूड़ियां। तो यहाँ पे आपने अच्छा से पढ़ा होगा, तो यहाँ से आपको सब पता चल जाएगा क्या बात है। जब अच्छा से पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा कि कांच की हुक से लटका रखी, सामने गियर से ऊपर, 7 साल की बच्ची की पिता तो है, सामने गियर से ऊपर, हुक से लटकी रखी रखी कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती डुलती, झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, अधेर उम्र का मुच्छर डोबीला चेहरा, हंसते हंसते बोला, हाँ सब, लाख लाख कहता हूँ नहीं मानती है मुनिया, टांगे हुई कई दिनों से। तो क्या यानी कि जो भी इसमें खास बात उस पे है, मतलब कवि के अकॉर्डिंग, तो कवि का सबसे अधिक आकर्षित करने वाली जो बात थी वो थी लटकी हुई गुलाबी चूड़ियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही आपको अगर अच्छा से आपने रीड किया होगा तभी आपको ये समझ में आएंगे, तभी आप सही आंसर यहाँ पर कलेक्ट कर पाएंगे। दूसरा नंबर में है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक क्या करना, पढ़कर दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनकर लिखना है। कथन कह रहा है कि बस का ड्राइवर चूड़ियों को हटाने के विषय में सोचता है, कारण चूड़ियों से बस चलाने में बाधा पहुंचती है। तो चूड़ियों से बस चलाने में क्या बाधा पहुंचेगी भाई साहब? तो ध्यान से समझो कि ये जो है कथन जो है, कथन और कारण जो है, ये जो दोनों सही बात कह रहे हैं, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है कि सही नहीं है।
कथन जो है देखो, चूड़ियां से बस चलाने में बाधा पहुंचती है। बस का ड्राइवर चूड़िया को हटाने के विषय में सोचता है। तो देखो, बस का ड्राइवर चूड़ियों को हटाने के विषय में सोचता है और चूड़िया से बस चलाने में उन्हें बाधा पहुंचती है। तो आपने ऊपर में पढ़ा होगा, तो ये जो बस का ड्राइवर चोरियों को हटाने के विषय में सोचता है, वो इसलिए सोचता है ताकि वो गाड़ी जो चलाते हैं, गाड़ी के गियर में उन्हें मतलब फंस ना जाए और गियर को चलाने में कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए वो बाधा हो जो ना हो, इसी वजह से वो इसको हटाने का विषय में सोचता है और चोरियों से बस चलाने में उन्हें बाधा पहुंचती है। ये भी बात दोनों दोनों के दोनों सही बता रहे हैं, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, सही बता रहे हैं, है ना। यहाँ से अकॉर्डिंग जो है दोनों के दोनों यहाँ पे सही बता रहे हैं। यहाँ के अकॉर्डिंग अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो तभी आपको समझ में आएगा, अच्छे से जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोनों के दोनों क्या है, सही है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, सही है, सही बात कहते हैं। तीसरा है, कवि ने गुलाबी चूड़ियों के विषय में बस के ड्राइवर से क्यों पूछा था? सहज जिज्ञासावश आपत्ति जताने के लिए, कभी भी पिता था इसलिए, सफर की ऊब को दूर करने के लिए। सफर के ऊब को दूर करने के लिए। तो इसका ये नंबर हो जाएगा सही, सहज जिज्ञासावश, ठीक है, सहज जिज्ञासावश। अगला है, कविता का मूल भाव क्या है? इसे पढ़ते हुए आप स्वयं महसूस क्या करते हैं? तो कविता आप अगर सही से पढ़े होंगे तो आपको महसूस हुआ होगा कि ये कविता क्या कह रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यही क्वेश्चन था, कविता का मूल भाव क्या है? इसे पढ़ते हुए आप स्वयं को क्या महसूस करते हैं? तो कविता का मूल भाव पिता का अपनी बेटी के प्रति स्नेह, ममता और भावनात्मक लगाव है। बस के ड्राइवर ने अपनी 7 साल की बेटी की गुलाबी चूड़ियां बस में टांग रखी है। वह उन्हें अपनी अमानत और प्यार की निशानी मानता है। कवि को पहले जिज्ञासा होती है, लेकिन बाद में ड्राइवर की आंखों में छलकता हुआ वात्सल्य देख क्या हो जाता है, भावुक हो जाता है। दूसरा उसके बाद क्वेश्चन है आपके सामने, बस की गियर से ऊपर लटकी गुलाबी चूड़ियों को किसने और क्यों लटकाया? बस गियर के ऊपर आंसर देखिए है, बस के गियर के ऊपर गुलाबी चूड़ियां बस के ड्राइवर ने लटकाई। उसने ये चूड़ियां अपनी 7 साल की बेटी की याद और प्यार के प्रतीक के रूप में टांगी। वो उन्हें अपनी अमानत समझता है और उनसे उसका गहरा भावनात्मक संबंध है। तो इस प्रकार अपने मन से सोच सोच के भी किसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए दूसरा है आपका एक काव्यांश या गद्यांश, हर साल पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना यहाँ से, अवरोधित गद्यांश से। तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये भी गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ेंगे आप। सो चलिए अब हम लोग ये पढ़ते हैं। दिनकर जी ने माना है कि उन पर प्रारंभ से ही जितना प्रभाव रविन्द्रनाथ ठाकुर का रहा, उतना ही मोहम्मद इकबाल का। बाद में इलियट की काव्यशैली और विचार दृष्टि ने उनकी कवि मानस को छूकर दूर भीतर तक उन्मथित कर दिया। परिणामतः उनकी कविताओं ने इस नई भंगिमा को ग्रहण किया। दिनकर जी अपने युग के एक प्रमुख कवि ही नहीं, सफल और प्रभावपूर्ण गद्य लेखक भी थे। सीधी सरल भाषा और अत्यंत प्रांजल शैली में उन्होंने विभिन्न साहित्यिक विषयों पर निबंध भी दिए, तो बोध कथा, डायरी, संस्मरण भी और दर्शन इतिहासगत तथ्यों के विवेचन भी। दिनकर जी जीवन भर संघर्षरत रहे। साहित्य और राजनीति दोनों के बीच उनका मन रमता था और इन दोनों ही क्षेत्रों में उनको सफलता मिली। साहित्य जगत द्वारा प्रदत्त ज्ञानपीठ पुरस्कार ने दिनकर जी को प्रफुल्लित कर दिया। उनके अंतरंग मित्रों को यह ज्ञात है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके जीवन के अंतिम अध्याय का स्वर्णिम क्षण हुआ था, सिद्ध हुआ। पुरस्कार प्राप्त कर दिनकर जी अभिभूत थे, क्योंकि कवि का मन अपनी रचनाओं की स्वीकृति, विशेष रूप से सुधीजनों द्वारा उनका प्रशंसित और समादृत होना अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के मिलने के बाद उन्होंने अप्रैल 1974 में तिरुपति की यात्रा की। जब दिनकर जी मद्रास पहुंचे तो यह दुखद संयोग था कि उनके सर्वाधिक स्नेही मित्र गंगा शरण सिंह और जयप्रकाश बाबू भी वही थे। उसी शाम उन्होंने मद्रास के समुद्र तट पर
अपने कुछ मित्रों को अपनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाई। तब कोई नहीं जानता था कि आज 23-24 अप्रैल की शाम गंगा की गोद में उत्पन्न दिनकर जी के अस्ताचल जाने की शाम थी। उसी रात मद्रास में ही दिनकर जी की जीवन लीला समाप्त हो गई और फिर उनका पार्थिव शरीर मद्रास से दिल्ली होकर पटना लाया गया। तो ये आपने पढ़ा, अच्छा लगा। अब देखिए ये आपने पढ़ लिया तो ये आसानी से आप बना सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन है, दिनकर जी के लेखन पर किन किन कवियों का प्रभाव रहा? इलियट, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मोहम्मद इकबाल, गंगा शरण सिंह। तो क्या कह रहे हैं कि किन किन कवियों का प्रभाव रहा? तो देखिए इलियट, ठीक है, और दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर और मोहम्मद इकबाल, ये तीनों का क्या रहा? प्रभाव रहा। तो 1 2 3 तीनों के तीनों आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। दिनकर जी के बारे में कौन सा तथ्य सत्य है? वे प्रमुख कवि थे, असफल गद्य लेखक कवि थे, परंतु असफल गद्य लेखक भी थे। दूसरा है ये असत्य, देखो यही तो सत्य है ना, वो तो असफल नहीं था भाई, सफल थे। उनकी शैली प्रांजल तथा वे साहित्य निबंध लिखते थे, ये सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके जीवन का अंतिम अध्याय का स्वर्णिम पन्ना था, ये सही है। बहुत की डायरी अतिरिक्त दिनकर जी इतिहास में विषय भी लिखता था। देखो इनके ये जो है तीनों के तीनों सही है, बट गलत जो है ये है। तो जो गलत है यहाँ असत्य ही बताना है, तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा, 2 का ये नंबर। तीसरा नंबर, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनकर लिखिए। कथन कह रहा है कि पुरस्कार पुरस्कार प्राप्त कर मन अभिभूत हो जाता है। कारण, पुरस्कार विद्वजनों द्वारा दी जाने वाली सराहना और सम्मान का प्रतीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है कि कथन और कारण दोनों के दोनों सही है, और कथन की उचित व्याख्या भी इन्होंने किया है। तो ये दोनों के दोनों सही है, व्याख्या भी सही किया गया है इनका। तो ऑप्शन नंबर देखा ऐसा कहाँ है, कथन गलत है, नहीं ये तो नहीं होगा। कथन सही कौन सा कारण नहीं, सी नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4, दिनकर जी की रचनाशीलता की 2 विशेषताएं उदाहरण से लिखिए। दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार का दिनकर जी के जीवन में क्या महत्व रहा? तो ये सब देखिए गद्यांश पढ़ने के बाद नहीं, सब अपने मन से सोच के लिख देंगे, थोड़ा सा मिलता जुलता गद्यांश से, तो आपको नंबर मिलेंगे। तो चलिए 1-2 लाइन लिखना है। चलिए देखिए दिनकर जी की रचनाशीलता की 2 विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। पहला, सरल और प्रांजल भाषा, दिनकर जी की भाषा सीधी, स्पष्ट और प्रभावशाली थी। दूसरा, विविध विषयों पर लेखन, उन्होंने कविता के साथ साथ निबंध, डायरी, संस्कृत तथा इतिहास संबंधी विषयों पर लेखन किया। तो ये हो गया कंप्लीट। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञानपीठ पुरस्कार का दिनकर जी के जीवन में क्या महत्व था? आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी के जीवन का स्वर्णिम अक्षर सिद्ध हुआ। यह उनके साहित्यिक जीवन की बड़ी उपलब्धि थी। इस पुरस्कार से वे अत्यंत अभिभूत और प्रसन्न हुए, क्योंकि यह उनकी रचनाओं की स्वीकृति और सम्मान का प्रतीक था। हो गया कंप्लीट। आप आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आके है आपके सामने व्याकरण। तो ये व्याकरण को भी करना है। इनमें से देखो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं, बट हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें सारे करने हैं। पहला देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन जो था यही था, यहाँ ने रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना था। 5 प्रश्नों के उत्तर में से किन्हीं 4 के जवाब देना था। तो अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाने से लेता था। तो ये कौन सा वाक्य वो वाक्य कह रहा है? तो भैया ये मिला हुआ वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य है। दूसरा दूसरा है, इधर सुलोचना की फिल्म आई, उधर अमृतुन अपनी कहानी लेकर फिल्म देखने चल देता था। तो इनमें इसको कौन सा वाक्य कहेंगे? तो ये एक साथ चलते बना है, तो इसे हम लोग कौन सा वाक्य कहेंगे? ये सरल वाक्य। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। तो ये भैया एक मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, और प्राचीन ये कौन सा वाक्य, ये समझ जाओ, हमें वाक्य बताना सिर्फ मिश्र वाक्य है। गौ नंबर में हमारी बेपढ़ी लिखी माँ पिता के ठीक विपरीत थी। तो ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य। ठीक, अगला है 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि वे बिना चुनाव की किताबें पढ़ती थी। तो ये है संज्ञा उपवाक्य। ठीक, इस तरह से भैया आप ना संज्ञा, आप लोगों को ये देख लेना है, आप लोगों को वाक्य भेद पढ़ कर जाना है।
ठीक है, एग्जाम देने से पहले वाक्य भेद को पढ़ना है, अलंकार को पढ़ना है, ठीक है, ये सब चीज को पढ़ के जाना है, नहीं तो मुहावरे भी देखना है, ये सब चीज करके जाना है एग्जाम देने के लिए भैया। ठीक है, चलो ये हम लोगों ने कर लिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे है वाच्य देखना है, वाच्य भी आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वाच्य भी पढ़ के जाना अच्छा से। तो वाच्य देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन था कि यह सब तो मैंने केवल सुना, तो वाच्य भेद पहचानना है। तो ये वाच्य भेद आपका देखिए कृतवाच्य है ना, कर्तवाच्य है, तो ये आप लोग लिख लो। आगे आगे है पिताजी मुझे वहीं बैठने को कहते, कर्मवाच्य में बदलना है इसे। तो इसका देखिए हो जाएगा, पिताजी के द्वारा मुझे वहीं बैठने को कहा जाता है। का नेक्स्ट यही है, हलदार साहब द्वारा एक पान खाया गया, कृतवाच्य बदलना है, इसका हो जाएगा हालदार साहब ने एक पान खाया। क नंबर में सभी लोग निबंधता से निस्तब्धता से सोए हैं, वह भाववाच्य में बदलना है। क्या होगा इसका, सभी लोगों से निस्तब्धता में सोया जाता है। अगला है किस वाच्य में क्रिया का सकर्मक होना अनिवार्य है, तो हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पे है निर्देशन पद परिचय पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है, इसमें भी कह रहा है 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आगे देखिए 5 नंबर में पद परिचय करना था, तो क नंबर में यहाँ का आंसर देख लीजिए। पद परिचय का संज्ञा, जातिवाचक, कालवाचक, क्रिया, विशेषण, ठीक है, अधिकरण कारक। ख नंबर में देखिए अपना जीत खुशी में वो झूम रहा था, सर्वनाम, पुल्लिंग वह सर्वनाम है, और पुरुषवाचक ये अन्य पुरुष लगा, पुल्लिंग एक वचन करता झूम रहा था, करता जो था वो क्या था, झूम रहा था। तो बाकी ये लिख देंगे ग नंबर, ठीक है, और यहाँ ग नंबर, ये भी हो गया। अब देखिए आपके सामने आया है 6 नंबर अलंकार। ये अलंकार को भी आप लोगों अच्छा से अलग से देख लीजिएगा, अलंकार क्या होता है, अलंकार के बारे में समझ लीजिएगा, तभी आपको कोई दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर क है, निम्नलिखित का पंक्ति से अलंकार पहचान कर लिखिए। मनिक समान नयन प्रभु के हैं दिख रहे हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि अलंकार को पहचानना, तो ये जो अलंकार होगा उपमा अलंकार, कौन अलंकार होगा, उपमा अलंकार। चलिए आगे है ख नंबर, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, तो ये कौन सा अलंकार है भैया, ये है उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। आगे अगला है ग नंबर, पैर झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, कौन सा, मानवीकरण अलंकार। ओके, समझ में आ गया। अगला है घ नंबर, रूपक अलंकार का एक उपयुक्त उदाहरण किसी पंक्ति द्वारा दीजिए, तो भैया इसका हो जाएगा आपका चरण कमल। देखो एक उदाहरण कह रहा है ना, तो एक उदाहरण ऐसे भी दे सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिया हरी राई, ठीक है, इस तरह से ये दे सकते हैं। आगे देखिए आपको कह रहे हैं यहाँ पे कि अलंकार का प्रयोग होने वाली कवि काव्य पंक्ति अपनी स्मृति में लिखिए, ठीक है। तो इसमें से कोई अपने अपने तरीके से कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख के दिया देखो, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, कुछ भी ये इधर अलंकार से मिलते हैं, अपने मन में अपने अमृत स्मृति इसका बनाना है, इस प्रकार से कुछ भी चौपाई के टाइप का बना लेना है और दे देना है, ठीक है। इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है आपका खंड ग,
खंड ग में देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपके बुक के अकॉर्डिंग है और इसे भी पढ़कर आपको आंसर देना है, तो ये आप लोग कर सकते हैं, इसमें आप लोग स्मार्ट है तो पढ़कर ये आपको आंसर देना है। इन सब में आप लोग कर लेते हैं, ठीक है। 8 नंबर में आपके देखो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछे जा रहे हैं बुक के अकॉर्डिंग। तो निर्धारित कविता के आधार पर निम्न के 4 प्रश्नों के चुनिए उत्तर देना है, ठीक है, 25 से 30 शब्दों में। तो ये आप बुक के अकॉर्डिंग जो भी आप दिया जाएगा इसमें बुक के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब फिर यहाँ पे गद्यांश भी दिया हुआ है, इससे अच्छा से पढ़िएगा, इसका आंसर दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें से नहीं होने वाला आपको, ठीक है। गद्यांश को पढ़कर ये दे देंगे। गद्यांश वाला आप लोगों के लिए बहुत ईजी है, आप लोगों को ग्रामर में प्रॉब्लम होगा, ग्रामर में, और ये क्वेश्चन आंसर आपके क्वेश्चन अपने अनुसार आपके बुक के अकॉर्डिंग है दिया हुआ, तो आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा और आसानी से ये आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है रचनात्मक लेखन। देखिए रचनात्मक लेखन में क्या है यहाँ पे कि एक किसी एक विषय पर लगभग एक अनुच्छेद को, अनुच्छेद लेखन आप लोग को तैयार करके जाना है। अनुच्छेद लेखन अपने सोच सोच के लिखना है। आपको कुछ पैराग्राफ, कुछ हिंट दे जाएंगे, जैसे कि ये शहरीकरण और प्रदूषण की समस्या। तो शहरीकरण नहीं जानते हो कि लोग गांव से शहर की ओर भाग रहे हैं, गांव क्योंकि वहां पे सुविधा होता है, हर चीज का समस्या, हर चीज रहता है। प्रदूषण, लेकिन गांव में जिस तरह से खुला खा रहता है, यहाँ पे शहर में क्या होते हैं, प्रदूषण बहुत देखने को मिलते हैं, गाड़ी, हेन टेन, कचरा उचरा, हेन टेन, बहुत सारी चीजों का प्रदूषण देखने को मिलता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है 120 वर्ड में, सोच सोच के, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ हिंट दे दिए कि इस हिंट की मदद से आपको लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद ऐसे हैं ख नंबर, ग नंबर, सफलता के बदलते मानदंड, सब हिंट दिए हुए हैं। फिर आपका यहाँ पर देखिए क्या है, आवेदन है, आवेदन है ना, तो ये आवेदन दिया गया 80 शब्दों में लिखना है, ठीक है। क्या करना है, सुविधा खुद के लिए अपना सुविधा क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ। फिर दूसरा अथवा है ख नंबर, ठीक है, ईमेल राइटिंग। ये कौन सा राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ 14 नंबर पे, फिर आपका ये है। तो ये सब ना इसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये खत्म है। देखिए अनुच्छेद अगर आपका आए तो अनुच्छेद को जिस प्रकार आप लिखेंगे, आपको जैसे किसी विषय पर दे दिया जाएगा लिखने के लिए अनुच्छेद लेखन, तो संकेत बिंदु भी दिए जाएंगे इस तरह से। इसी के हिंट से आपको क्या करना है, अनुच्छेद लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो को रोककर। तो आपको तो 120 वर्ड्स को लिखना है, तो इस तरह समझा दिया कि इस तरह से मिला लिखना है। दूसरा आप बदलते रहे गाँव, तो ये अनुच्छेद अभी आपने दिखाया दूसरे सेट का था, बट आपको हिंट समझ लेना है ना कि इस तरह से बनते हैं, ठीक। गौ नंबर सोशल मीडिया एक धीमा जहर, इस तरह से। उसके बाद आपका आता है ये अनुच्छेद लेखन 100 वर्ड्स में, 120 वर्ड्स में, इस तरह से देगा। तो इसी तरह से, अच्छा ये अनुच्छेद लेखन नहीं, ये पत्र था, ठीक है, ये पत्र है। तो ये पत्र आप लोग देख लीजिएगा किस कौन सा पत्र है। तो आप ज्ञान या कायरा अपने घर में अक्सर देखा गया, अपनी माँ के सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी। तो ये माँ के लिए पत्र है भैया, ये माँ के लिए है ना, इसे हम लोग कहते हैं अनौपचारिक पत्र, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। तो ये माँ के लिए है, इस तरह से माँ के लिए लिखा है। घर किसी भी फैमिली के लिए एक फॉर्मेट जो है इस तरह से बनता है, देख लीजिए। और आपके एग्जाम में ये आते ही आते हैं। 2 क्वेश्चन है, एक अथवा में आ गया जिसमें आपको अनुच्छेद लिखने के लिए दिया गया है। नहीं पहले पढ़ लेते हैं क्या है। अच्छा ये जो है कि फॉर्मल लेटर, ठीक है, थाना प्रभारी को, सरकारी कोई भी चीज हो ना वो फॉर्मल लेटर में आता है, एक सरकारी चीज फॉर्मल लेटर, इसमें सेवा में इस तरह से लिखना पड़ता है ना। इसमें वर्ड को ध्यान से देखना पड़ता है, एकदम शुद्ध शुद्ध सब चीज लिखना पड़ता है, ठीक। इस तरह से आप लोग देख लीजिए। फिर आपका ये है ईमेल, ईमेल राइटिंग, ये क्या है, ईमेल लेखन है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए, फॉर्मेट इसी प्रकार लिखना है। फॉर्मेट देखिए यहाँ से भी से शुरू हुआ है, आपको भी इसी प्रकार फॉर्मेट रखना है और एग्जाम में लिख के आ जाना, आते ही है फॉर्मेट, ध्यान रखना और लिख देना, बस बात खत्म, ठीक है। सुविवृत वाला क्वेश्चन था आपका, स्वविवृत वाला, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, ये स्वविवृत वाला, ठीक। इस प्रकार आप लोग देख लीजिए, एग्जाम दीजिए, ठीक। उसके बाद कुछ इस ये है, लास्ट में जो ये सब जो है ना 40 वर्ड्स वाला, यानी कि मैसेज जो किसी को लिखते हैं, तो अपने लिए तो खुद लिखते हैं ना, मैसेज किसी को देना है किस चीज के बारे में, है ना, 40 वर्ड्स में किसी को कुछ सूचना देना है, किसी को कुछ समझाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 40 वर्ड्स में लिखा है,
यहाँ जो आपको बताया गया ना, ये छोटा-छोटा, ये 40 वर्ड्स वाला, ये देखो इस तरह से तैयार किया जाता है। देखते हो इस तरह से बढ़ता है, छोटा-छोटा वर्ड्स। तो आपको ये दिया गया है छोटा-छोटा वर्ड्स, ठीक? तो इस तरह से आप अटेम्प्ट कीजिए, एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सिस्टी का प्रिपरेशन कराऊंगा, सोशल साइंस का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें से लगभग देखो क्लास 6 से लेकर 12 तक का प्रिपरेशन होता है, और इग्नू, बीए, बीकॉम, इन सब का प्रिपरेशन होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मोटिवेट किया जाता है चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। चैनल पे बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। बेस्ट ऑफ लक।